नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर अपने मिशन पर है। इस बीच इसरो ने सोमवार सुबह बताया कि विक्रम लैंडर ने किक स्टार्ट की प्रक्रिया पूरी की। इसके तहत लैंडर ने एक जंप टेस्ट करते हुए दोबारा चंद्र सतह पर लैंडिंग की। उम्मीद के मुताबिक इसने खुद को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और फिर 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से उतर गया। इस प्रक्रिया को एजेंसी ने किक स्टार्ट बताया है। इससे पहले इसरो ने बताया था कि रोवर प्रज्ञान अपना काम पूरा कर स्लीप मोड में चला गया है। इसके अलावा अब इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन में चांद की सतह पर उतरने वाला विक्रम लैंडर भी स्लीप मोड में चला गया है। इस ट्वीट में इसरो ने लिखा है, विक्रम लैंडर आज भारतीय समय अनुसार सुबह लगभग 8 बजे स्लीप मोड में चला गया। इसरो ने बताया, सौर ऊर्जा और बैटरी खत्म हो जाने पर विक्रम प्रज्ञान के बगल में सो जाएगा। 22 सितंबर 2023 के आसपास उसके जागने की उम्मीद है। इसरो ने यह भी बताया था कि 22 सितंबर को जब सूर्योदय होगा तब ये पेलोड में लगे सोलर पैनल को प्रकाश मिलेगा। रिसीवर को ऑन रखा गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार दोपहर अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग इस सप्ताह के अंत में दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका मतलब ये भी है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली में उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि चीन अपने दो सबसे महत्वपूर्ण नेताओं को एक ही समय में विदेश नहीं भेजता है। दोनों एक ही कार्यक्रम में मौजूद होना तो दूर की बात है, चीन से पहले रूस की ओर से भी बताया गया था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत नहीं आएंगे। मोदी सरकार द्वारा चौंकाने के अंदाज में बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया और कांग्रेस ने रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के फ्लोर नेता 5 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आधिकारिक आवास पर मिलेंगे। बैठक खड़गे ने बुलाई है। इधर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने भी मंगलवार को पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई। 18 से 22 सितंबर के बीच होने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए विपक्षी दल अपनी रणनीति तय करेंगे। हालांकि 5 दिवसीय सत्र का एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि सरकार लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। अटकलें तो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन नहीं जीतता है तो पूरा देश मणिपुर और हरियाणा बन जाएगा। वो इस साल मई से मणिपुर में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा और हाल ही में हरियाणा में एक धार्मिक जुलूस के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र करते हुए चेता रहे थे। स्टालिन स्पीकिंग फॉर इंडिया पॉडकास्ट श्रृंखला की पहली कड़ी में बोल रहे थे। डीएमके प्रमुख ने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष राजनीति और समाजवाद को बहाल करने के लिए किया गया है। बीजेपी का जिक्र करते हुए उन्होंने चेताया कि यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो कोई भी भारत को नहीं बचा सकता। स्टालिन ने 2002 के गुजरात दंगों का भी जिक्र किया और कहा कि 2002 में गुजरात में बोई गई नफरत के परिणाम स्वरूप 2023 में मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा और हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पें हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी 16 सितंबर को हैदराबाद में नवगठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। उसके अगले दिन यानी 17 सितंबर को पार्टी की तेलंगाना में एक विशाल जनसभा होगी। पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को यह जानकारी दी। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक 16 सितंबर को हैदराबाद में बुलाई है। इसके अगले दिन 17 सितंबर को विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी। वेणुगोपाल ने बताया कि 17 सितंबर की शाम हैदराबाद के पास विशाल जनसभा होगी। वेणुगोपाल ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर हम हैदराबाद के पास एक विशाल रैली आयोजित करेंगे, जहां हम तेलंगाना के लिए 5 गारंटियों की घोषणा करेंगे। इस विशाल रैली के बाद कांग्रेस अध्यक्ष, कार्य समिति के सभी सदस्यों, आमंत्रित नेताओं, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के प्रमुखों और विधायक दल के नेताओं के काफिलों को तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक का दौरा करने के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। संगठन महासचिव ने कहा कि 18 सितंबर को मौजूदा सांसदों के अलावा सभी नेता कार्यकर्ता बैठक करेंगे और सुबह घर घर जाकर बीआरएस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र बांटेंगे। उस दिन दोपहर के भोजन के बाद वे स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। हर निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर की प्रतिमा के निकट मार्च का समापन होगा। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
रेवंत रेड्डी व्यक्तिगत रूप से बैठक स्थल पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने पहले ही शहर के भीतर 4 से 5 होटलों की पहचान कर ली है, जिनमें बैठक के लिए आने वाले संभावित 200 सदस्यों को ठहराया जा सकता है। रेवंत रेड्डी ने पहले पार्टी के लिए अधिकतम प्रचार हासिल करने के लिए हैदराबाद में कार्यक्रम आयोजित करने की वकालत की थी, जब उन्हें भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के 9 साल के शासन के बाद वापस आने की बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। कांग्रेस को आंतरिक सर्वे पर भरोसा है, जिन्होंने उसके लिए बहुत सकारात्मक तस्वीर पेश की है, जबकि भाजपा ने पिछले 4 महीनों में लोकप्रिय समर्थन में गिरावट देखी है, खासकर प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय के बदलाव के बाद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना जिले में भूख हड़ताल करने वाले मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल को विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद बातचीत के लिए बुलाया। राज्यसभा सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले ने भी इस मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे से चर्चा की मांग की। मनोज जारंगे पाटिल ने फडणवीस का इस्तीफा मांगते हुए कहा है कि न केवल फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि उन्हें भाजपा में रहने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। सीएम एकनाथ शिंदे को फडणवीस को अपने मंत्रालय में नहीं रखना चाहिए या फिर शिंदे को खुद मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। वहीं फडणवीस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस पर हमला किया। उन्होंने पुलिस से कहा कि हमारे लोगों पर हमला करो। वो खुद तो यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरों पर तंज कस रहे हैं कि आप गृहमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सनातन धर्म पर जारी बयानबाजी के बीच कहा है कि बीजेपी अपनी राजनीति के लिए सनातन धर्म को लेकर झूठी चिंता जता रही है। इससे उनकी बीमार और दुमुहा रणनीति का पर्दाफाश हो चुका है। एक तरफ बीजेपी गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में अपने हक के लिए लड़ रहे सनातनियों पर लाठीचार्ज कराती है, वरकारियों को लाठियों से पिटवाती है, लेकिन सनातनी धर्म पर नकली चिंता जताती है। ये लोग और उनका दिमाग छोटा है, इसलिए वो बैठ जाएं और चुप रहें। एक और दूसरे ट्वीट में प्रियंका ने लिखा, सनातन धर्म सनातन सच है। ये ऐसी जीवन शैली है जिसमें अपनी चेतना और अस्तित्व पर जोर होता है। सनातन धर्म की पहचान मिटाने के लिए हमले हुए हैं, लेकिन वो अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहा और अभी तक फल फूल रहा है। बीजेपी को अब सनातन धर्म का मुद्दा मिल गया है। MK स्टालिन के बेटे और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान को बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लपक लिया है। अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन हिंदू धर्म को खत्म कर सत्ता हथियाना चाहता है। गृह मंत्री शाह ने राजस्थान में कहा कि इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख दल कांग्रेस और DMK कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 दिनों से इंडिया गठबंधन को देख रहा हूं। आप सत्ता चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर? पिछले 2 दिनों से आप इस देश की परंपरा, इस देश के इतिहास, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख दल कांग्रेस और DMK मंत्री के पुत्र और एक मुख्यमंत्री के पुत्र कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भाजपा पर सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि वो अपने शब्दों पर कायम है। उन्होंने कहा कि वो अपने खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। उदयनिधि ने कहा कि उनके भाषण के अंश वीडियो पर उपलब्ध हैं। भाजपा नेताओं को चाहिए कि वो उसे सुने। इस बीच दिल्ली में एक वकील ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। इस विवाद की शुरुआत शनिवार को हुई थी। एक कार्यक्रम में तमिलनाडु की DMK सरकार में मंत्री और सीएम MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की और कहा कि इसका सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। उनकी टिप्पणी से हंगामा मच गया और भाजपा ने इसकी आड़ में न सिर्फ DMK बल्कि विपक्षी दल इंडिया के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान को बीजेपी जमकर प्रचारित कर रही है। इस बयान के विरोध में दिल्ली बीजेपी ने तमिलनाडु भवन के सामने प्रदर्शन किया। इसके अलावा बीजेपी नेता रविशंकर ने सोमवार को कहा, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ की गई अपनी बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोहराया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, कोरोना और मलेरिया से की है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्यों खामोश हैं।
राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं, अपने गोत्र की बात करते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव क्यों खामोश हैं? यह स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए घमंडिया संगठन का जमावड़ा है। वो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। वहीं इंडिया गठबंधन को घेरते हुए अनुराग ठाकुर बोले, घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहें या ना रहें, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार हिंदुओं पर हमला करने का प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद एक दूसरे नेता ने किया है। हिंदुत्व के सवाल पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है, बीजेपी ने ही हिंदुत्व का सबसे ज्यादा अपमान किया है। बीजेपी हमें ना सिखाए हिंदू धर्म क्या है और उसका कैसे सम्मान करना चाहिए। संजय सिंह का यह बयान अमित शाह के हमले के बाद आया है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए वाली टिप्पणी पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता है या ये सुनिश्चित नहीं करता है कि आपके पास मानव होने की गरिमा है, वो धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म जो आपको समान अधिकार नहीं देता या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वो बीमारी के समान ही अच्छा है। बता दें, बीजेपी लगातार सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी के बाद प्रचार प्रसार में लगी हुई है। हालांकि इस बयान में प्रियंक खड़गे कोई भी धर्म की बात कर रहे हैं। हालांकि उनका यह बयान सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी के बाद आया है, तो इसको भी बीजेपी सनातन से जोड़ देगी और नए तरीके से पेश करेगी। कुल मिलाकर सवाल उठता है कि क्या धर्म पर बोलकर इंडिया गठबंधन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती को पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा में अनदेखा किया है। इस यात्रा को पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई थी। इस पर 64 वर्षीय उमा भारती ने एनडीटीवी से कहा, हो सकता है कि भाजपा नेता घबरा गए हों कि अगर मैं वहां रहूंगी तो पूरी जनता का ध्यान मुझ पर होगा। उमा ने कहा, अगर सिंधिया ने 2020 में सरकार बनाने में मदद की थी तो मैंने भी 2003 में बड़ी मोहब्बत वाली सरकार बनाने में मदद की थी। उन्होंने कहा, मैं सिंधिया को भतीजे के रूप में प्यार करती हूँ, लेकिन कम से कम मैं यात्रा के शुभारंभ पर आमंत्रित किए जाने के योग्य तो थी ही। भले ही मैं वहां नहीं जाती, लेकिन मैं फिर से भाजपा के लिए प्रचार करूंगी और वोट मांगूंगी। पार्टी आगामी चुनाव में जीत हासिल करेगी। बता दें कि तेज तर्रार उमा भारती कभी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की करीबी मानी जाती थी। बीजेपी एक देश एक चुनाव पर इतना जोर क्यों दे रही है, इसका जवाब ये एक स्टडी दे रही है। पब्लिक पॉलिसी से जुड़े मुद्दों के थिंक टैंक IDFC इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में एक रोचक तथ्य सामने आया है। इसके मुताबिक अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% वोटर्स दोनों जगह एक ही पार्टी को वोट करते हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में 6 महीने का अंतर होता है तो एक ही पार्टी को वोट देने की संभावना 77 से घटकर 61% रह जाती है। दोनों चुनावों में 6 महीने से ज़्यादा अंतर होने पर एक ही पार्टी को वोट देने की संभावना 61% से भी कम हो जाती है। तो क्या बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए इसी वोटिंग पैटर्न को अपने फायदे के लिए बनाना चाहती है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केंद्र के लिए पीएम मोदी का चेहरा सबसे मजबूत है। अगर लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, खासकर यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे काऊ बेल्ट वाले राज्यों में। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।